वर्ल्ड वॉर वन एक असैसिनेशन से शुरू हुआ और वर्ल्ड वॉर टू एक इन्वेजन से। आज दुनिया के कोने कोने में ऐसी चिंगारियां भड़क रही हैं जो किसी भी दिन एक बड़ी आग बन सकती है। कभी यूक्रेन, कभी गाजा और अब कश्मीर। ग्लोबल टेंशन आर राइजिंग फास्टर देन एवर। द रियल क्वेश्चन इज, आर वी स्टैंडिंग एट द एज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? सबसे पहले फ्रंट यूरोप, जहां पर रसिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल पर वॉर छेड़ रखा है। फैब 2022 के बाद यूक्रेन टोटली एक बैटलफील्ड बन चुका है और ये सारी वॉर स्टार्ट तब होती है जब यूक्रेन नाटो ज्वाइन करती है। नाटो क्या है? नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जो 1949 में बना था। 30+ कंट्रीज इसमें शामिल है, जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस। इसका सिर्फ एक मोटो होता है, एक मेंबर पर अटैक मतलब सब पर अटैक। मतलब अगर इनमें से किसी भी एक कंट्री पर आगे जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो नाटो इसको हेल्प करेगा, लाइक वेपन सपोर्ट देने में, डिफेंस प्रोवाइड करने में। बट समहाउ रसिया नाटो को अपना एनिमी कंसीडर करता था। तो यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने के बाद रसिया यूक्रेन के क्रीमिया रीजन में कब्जा कर लेता है और यहीं से इनकी रियल वॉर शुरू होती है। और अब इंडिया एक तरफ बॉर्डर पर दुश्मन है, दूसरी तरफ अपने ही देश के अंदर पहलगाम जैसे ब्रूटल अटैक्स देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बेसरन वैली। यहाँ कुछ लोग पिकनिक एंजॉय करने के लिए आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। उतने में ही 5 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट ने वैली में घुसकर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने लोगों को रिलीजन के बेस पर अलग किया और फिर हिंदूज को टारगेट बनाया। ये एक आई विटनेस का कहना है। पूरे मिलाकर 26 लोगों की जान गई। उनमें से एक नेपाली टूरिस्ट, एक न्यूली मैरिड IAF ऑफिसर और एक IB ऑफिशियल, और उनमें से एक था वहीं का नेटिव जो कि उनकी जान बचा रहा था। 20 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हुए और कुछ अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। Who claimed responsibility? इनिशियली TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम किया, लेकिन बाद में वो स्टेटमेंट हटा दिया। इन्वेस्टिगेशन ने एक्सपोज किया मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, लश्कर-ए-तैयबा का सीनियर कमांडर। इस केस के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ डिसीजंस रहे थे, जैसे द इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। 1950s में साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडिया अपना ही पानी पाकिस्तान को पीसफुली देता आया है, लेकिन अब जब पाकिस्तान की हदें पार हो चुकी हैं तो इंडिया ने सिग्नल दिया अब पानी नहीं, जवाब मिलेगा। ये पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकता है। दूसरा, पाकिस्तान डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करना। जैसे ही पहलगाम अटैक में पाकिस्तानी लिंक सामने आए, इंडिया ने डायरेक्ट रिस्पॉन्ड दिया। पाकिस्तानी के टॉप डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया गया। इसका मतलब सिंपल है, डिप्लोमेसी तब तक नहीं चलेगी जब तक टेररिज्म का एक्सपोर्ट पाकिस्तान बंद नहीं करता। एक क्लियर वार्निंग भी दी गई, नो टॉक अंडर द शैडो ऑफ द गन। क्रॉस बॉर्डर बस और वीजा सर्विसेज का बंद होना। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो थोड़ा बहुत लोगों का ह्यूमन कनेक्शन बचा था, समझौता एक्सप्रेस, वीजा सर्विसेज, वो सब सस्पेंड कर दिया गया है। ये मूव इमोशनल भी है और पॉलिटिकल भी, क्योंकि इससे क्लियर मैसेज मिलता है कि जब तक बॉम्ब बरसेंगे बसेस नहीं चलेंगी। और चौथा है बॉर्डर पर फुल अलर्ट और LOC पर हैवी डिप्लॉयमेंट्स। इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पर अपना स्टैंस बदल दिया है। LOC पर हैवी डिप्लॉयमेंट्स, सर्वाइलेंस ड्रोन, आर्टिलरी सब एक्टिव हो चुके हैं। ये सब नॉर्मल पेट्रोलिंग नहीं है, ये एक वॉर प्रिपेयर्डनेस का मोड है। अगर दूसरी तरफ से कोई भी प्रोवोकेशंस होती हैं तो जवाब सिर्फ फाइल के थ्रू नहीं, फील्ड के थ्रू आएगा। लेकिन इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, अपने ईस्टर्न फ्रंट चाइना के साथ भी कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है। गलवान क्लैश के बाद LAC पर हमेशा एक कांस्टेंट टेंशन बनी रही। 2020 की गलवान वैली क्लैश सिर्फ एक बॉर्डर स्क्रिमिश नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। 20 सोल्जर शहीद हुए थे और तब इंडिया चाइना के बीच की जो पीस टाइम इल्यूजन था वो खत्म हो चुका था। उसके बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर सिचुएशन कभी नॉर्मल नहीं हुई। तब से चाइना ने लद्दाख रीजन में अपने ट्रूप्स बिल्डअप करने चालू कर दिए। सैटेलाइट इमेजेस ने कंफर्म किया PLA सोल्जर्स की प्रेजेंस नॉट जस्ट मेंटेन है, बल्कि उनका स्केल और इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। टेंट्स, आर्टिलरी एंड नाउ इवन परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब एक ही है,
चाइना फुल रिट्रीट नहीं चाहता है, वो अपनी प्रेजेंस को लॉन्ग टर्म के लिए सेट कर रहा है। एक और मेजर फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर रेस। चाइना ने एलएसी के अक्रॉस हाई एल्टीट्यूड रोड, टनल और बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। वो अपनी आर्मी को जल्दी डिप्लॉय कर सके, इसके लिए वो फुल प्रिपरेशन में लग गया है। इंडिया भी पीछे नहीं है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अपने पेस को डबल कर दिया है। लेकिन सच ये है, हिमालयन हाइट पर एक इनविजिबल कोल्ड वॉर चल रही है। एंड हियर वंस अगेन अरुणाचल इश्यूज रेस्ड अगेन। चाइना ने फिर एक बार और अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी निकाल ली, अरुणाचल प्रदेश को वापस से साउथ तिब्बत बुलाना। अब उन्होंने नए नए चाइनीज नेम्स इशू कर दिए अरुणाचल के विलेजेस के लिए। ये सिर्फ एक नेम का झगड़ा नहीं है, ये एक टेरिटोरियल क्लेम का साइलेंट प्रोपोगेंडा है। इंडिया ने इस पे क्लियर स्टेंस लिया है, अरुणाचल प्रदेश was, is and will always be ours। और यहाँ दूसरी ओर पाकिस्तान और चाइना का अलायंस बनना। पाकिस्तान और चाइना अब एक नए कोल्ड वॉर स्टाइल ब्लॉक बना रहे हैं और उनका फोकस क्लियर है, इंडिया को हर एंगल से प्रेशर में डालना। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती ना सिर्फ दोस्ती है, ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट का अलायंस है, जिसमें पाकिस्तान को सहारा मिलता है और चाइना को स्ट्रेटेजिक लेवरेज। और यही कुछ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल ईरान मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्थ कोरिया थ्रेट्स, वॉर don't start because of just tank and bomb, but the real war start because of the greed of power and territory, political instability, religious and ideological extremes, food and water crisis and इकोनॉमिक मेल्टडाउन। आज दुनिया उस एज पे खड़ी है जहां एक मिसाइल, एक स्पीच, एक बॉर्डर स्क्रिमिस सब कुछ चेंज कर सकता है और हम सब इस टाइमलाइन की लाइव कैरेक्टर्स हैं। सो इज दिस द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3? वेल, द काउंटडाउन may have already begun. Thank you for watching.